दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत कोरियन ड्रामा सीरीज को लेकर आई हूँ जिसे देखकर आपका दिल भर आएगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। वही अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो मुझे कुछ नहीं पता, बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत एक दर्दनाक मंजर से होती है जहाँ कुछ बच्चे एक छोटे से बच्चे को तंग कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एक लड़की दौड़ कर आती है जो इस मूवी की मुख्य किरदार है और इसका नाम है शाओ शाओ। अब वो इस बच्चे को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बीच एक दूसरा बच्चा गुस्से में आके उसके सर पर वार कर देता है जिससे उसके सर से खून बहने लगता है। लेकिन फिर भी शाओ शाओ हार नहीं मानती, जिस वजह से वो बच्चे शाओ शाओ के सामने डर जाते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। इसके बाद वो उस घायल बच्चे को उठने में मदद करती है और अपने साथ उसे पास ही एक पप्पी दिखाने ले जाती है जिसे कोई छोड़कर चला गया था। अब दोनों को वो पप्पी बहुत पसंद आता है, जिसके बाद शाओ शाओ उसका नाम वाइट रखती है। खैर, इस तरह दोनों में दोस्ती हो जाती है। लेकिन इसी बीच एक दिन हम देखते हैं कि वो बच्चा विदेश लौट रहा है, क्योंकि वो असल में अपने दादा दादी के घर कुछ दिन के लिए आया था। हालांकि वो उस पपी को भी अपने साथ ले जाना चाहता था, इसलिए वो उस पपी के पास आता है और शाओ शाओ का इंतजार करने लगता है। लेकिन तभी उसकी माँ उसे कार में बुलाती है और वो कार में जाके बैठ जाता है। फिर वो पीछे से देखता है कि शाओ शाओ उस जगह पर आ चुकी है, इसलिए वो उसका फोटो लेने लगता है। हालांकि शाओ शाओ उसे नहीं देख पाती और वो उसी जगह उस लड़की को आवाज देती रहती है। और इसी के साथ ही सीन यहीं पर एंड हो जाता है। इसके बाद सीन कई साल बाद शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि शाओ शाओ अब बड़ी हो चुकी है, जो कि आज स्कूल के लिए लेट हो रही है। इसलिए वो बहुत स्पीड से तैयार होती है और जल्दी जल्दी सब निपटाती है। इस बीच उसके माँ बाप उसे नाश्ता करने को रोकते हैं, लेकिन शाओ शाओ मना कर देती है और भागने लगती है। तभी माँ उसे याद दिलाती है कि कम से कम लंच बॉक्स तो ले जाओ, और ये सुनते ही वो लंच बॉक्स को बैग में डालकर निकल जाती है। फिर बाहर निकलते ही उसे उसके बचपन का दोस्त दिखता है, जिसके साथ वो स्कूल के लिए निकल पड़ती है। यहाँ हमें पता चलता है कि उस लड़के का नाम यूजू है और वो दोनों एक दूसरे के पड़ोसी भी हैं। अब शाओ शाओ हमें बताती है कि मैंने बचपन में यूजू को बहुत तंग किया है। बचपन में वो काफी मोटा था और मैं उसे अपना टेडी बियर समझती थी। उस वक्त हम बहुत लड़ते थे, लेकिन अब बड़े होकर और ज्यादा लड़ते भिड़ते हैं। खैर, अब वो दोनों स्कूल पहुंच जाते हैं, जहां यूजू शाओ शाओ को अपना नया गाना याद करा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि स्कूल में पोरेमा नाम की लड़की की एंट्री होती है और सारे लड़के उसके दीवाने होते हैं। अब एक तरफ वो सभी उसके पीछे पीछे घूमते हैं, जबकि पोरेमा सीक्रेटली यूजू को पसंद करती है। लेकिन यूजू बचपन से ही अंदर शाओ शाओ को पसंद करता था, जबकि शाओ शाओ को इसका कोई अंदाजा नहीं। खैर, हमें पता चलता है कि पोरेमा यूजू की बैंड मेंबर है, इसलिए वो उसे अपने साथ ले जाती है। इधर शाओ शाओ अपनी फ्रेंड पुडिंग के साथ दिखती है और ये दोनों छुपकर अपनी तीसरी फ्रेंड जियालिंग को देख रहे होते हैं, क्योंकि जियालिंग के बॉयफ्रेंड ने उससे ब्रेकअप कर लिया था और वो रो रही थी। इस तरह अब शाओ शाओ और पुडिंग उसे चुप कराने पहुंचती हैं, जहां जियालिंग उससे कहती है अच्छा हुआ ब्रेकअप हो गया। वो कहती है कि मैंने टीचर्स की बातें सुनी थी, हमारी क्लास में एक नया स्टूडेंट आ रहा है जो कि विदेश से है और बहुत इंटेलिजेंट है। सुना है वो हर सब्जेक्ट में टॉप करता है। खैर, अब इन तीनों के बीच यही बातें चल रही होती है कि तभी यूजू की बॉल उनकी तरफ आकर लगती है, जिससे उनके कपड़े खराब हो जाते हैं। लेकिन यूजू फिर भी बिना माफी मांगे बॉल लेकर वहां से चला जाता है। अब शाओ शाओ को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो यूजू से बदला लेने पहुंच जाती है। अब वो उसकी शर्ट गंदी कर देती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। इसी बीच पुडिंग अचानक आकर कहती है कि फ्यूचर वेडिंग कपल को लड़ना नहीं चाहिए, तो ये दोनों चिल्लाते हैं किसने कहा हम शादी करेंगे, हमको तो एक दूसरे की शक्ल तक पसंद नहीं। अब शाओ शाओ यूजू की बचपन की फोटो निकालती है और धमकी देती है कि मैं इसे अब स्कूल ग्रुप पर डाल दूंगी। ये देखकर यूजू घबरा जाता है, क्योंकि उस फोटो में वो अच्छा नहीं लग रहा था। इसके बाद वो दोनों बुरी तरह लड़ने लगते हैं, जिस वजह से यूजू का मोबाइल गिर जाता है। फिर ये दोनों उसे उठाने के लिए नीचे लेटकर झगड़ते हैं, लेकिन तभी जियालिंग भी वहाँ आ जाती है। पुडिंग उसे कहती है कि इनकी लड़ाई रुकवाओ, जिस पर जियालिंग हंसकर कहती है नहीं, ये तो असली शो टाइम है।
और ऐसा कहकर वो सभी स्टूडेंट्स को बुलाने लगती है और देखते ही देखते चिकन बर्गर की सट्टेबाजी शुरू हो जाती है। यानी शाओ शाओ वाले बर्गर और यूजू वाले अपने चिकन रोल शर्त में रखने लगते हैं। अब धीरे धीरे ये बातें पूरे स्कूल में फैल जाती हैं कि यूजू और उसकी फ्यूचर वाइफ शाओ शाओ की लड़ाई शुरू हो चुकी है, जल्दी से सब आ जाओ। खैर अब शाओ शाओ यूजू पर भारी पड़ जाती है और बेरहमी से उसे पीट रही होती है, जबकि यूजू कुछ नहीं कर पा रहा था और बस बचाव में लगा था। ऊपर से भीड़ मजे ले रही थी और क्लास के बाहर तमाशा देखने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। फिर एक लड़का चिल्लाया, ये यूजू शाओ शाओ को क्यों नहीं मार रहा? तो जियालिंग हंसते हुए बोली, अरे पागल, शाओ शाओ उसकी फ्यूचर वाइफ है, तो आखिर एक हस्बैंड अपनी वाइफ पर हाथ कैसे उठा सकता है? इस पर वो लड़का बोला, तो फिर मैं शाओ शाओ पर बेट लगा रहा हूँ। इस तरह अब यूजू शाओ शाओ का पैर खींचकर मोबाइल तक पहुंचने वाला था, लेकिन तभी शाओ शाओ ने उसे साइड से पकड़ लिया और उसे नॉन स्टॉप पंच झड़ने लगी। फिर वो चिल्लाई, मुझसे आगे बढ़ने की हिम्मत करेगा? ये सब देखकर अब पुडिंग और जियालिंग ने सोचा कि अब तो हमें कुछ करना पड़ेगा, वरना शाओ शाओ यूजू को मार डालेगी। इसलिए पुडिंग बाहर निकली और चीखी कि टीचर आ रहे हैं, और ये सुनकर सारे बच्चे वहां से भाग गए। साथ ही जियालिंग ने भी वो सारे बर्गर उठा लिए ताकि बाद में उन्हें बेच सके। इसके बाद एक स्टूडेंट अंदर आया और चॉक बॉक्स फेंक कर वहां से भाग गया। लेकिन उसी वक्त क्लास में चंग की एंट्री हुई, जो कि वही स्टूडेंट है जो विदेश से आया था। फिर हम देखते हैं कि वो चॉक बॉक्स फैन से टकराता है और उसका पाउडर चारों तरफ बिखर जाता है। लेकिन शाओ शाओ की नजर चंग पर अटक जाती है, जिस वजह से वो बॉक्स उस पर गिरने वाला था। इसलिए अब यूजू ने शाओ शाओ को बचाने के लिए कंधा अपना आगे कर दिया, पर तभी चंग ने जोरदार किक मारी और वो बॉक्स विंडो तोड़कर बाहर चला गया और वॉचमैन को लग गया, जिससे वो बेहोश हो गया और बाकी बच्चे उसके साथ सेल्फी लेने लगे। ये देखकर अब शाओ शाओ और इम्प्रेस हो गई कि वाह, कितना स्ट्रॉन्ग लड़का है, साथ ही हैंडसम, टॉल, कूल है, यानी मेरे लिए एकदम परफेक्ट। तो इस तरह यहाँ से इन तीनों का लव ट्रायंगल शुरू हो जाता है। खैर अब सीन बदलता है और हम देखते हैं कि इन तीनों को क्लास के बाहर खड़े होने की सजा मिलती है। अब चंग ने तो कुछ नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसे खड़ा होना पड़ा, जबकि शाओ शाओ बार बार चंग को देखती है और फिर उसे बचाने के लिए प्यार से थैंक्स कहने लगती है। यहाँ हम नोटिस करते हैं कि यूजू को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो चंग से कहता है, अगर तुम विंडो नहीं तोड़ते तो हमें पनिशमेंट नहीं मिलती। लेकिन तभी शाओ शाओ यूजू को चुप करवाती है। असल में चंग और शाओ शाओ वही बच्चे हैं जो बचपन में मिले थे, लेकिन अभी तक इन दोनों को इसका अंदाजा नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि रात को यूजू शाओ शाओ के घर डिनर करने आता है। असल में उसके माता पिता नहीं हैं, इसलिए शाओ शाओ की माँ उसे अक्सर अपने घर खाने पर बुलाती है। अब बातों ही बातों में शाओ शाओ के पिता अचानक पूछते हैं, क्या तुम दोनों सच में बड़े होकर शादी करोगे? तो शाओ शाओ चिढ़ जाती है कि मैं यूजू को पार्टनर नहीं मानती और प्लीज मुझे चिढ़ाना बंद करो, इसे तो खाना खाना भी नहीं आता। लेकिन दूसरी तरफ यूजू ये सुनकर मन ही मन खुश हो रहा था। इसके बाद सीन न्यूयॉर्क में शिफ्ट होता है, जहाँ चंग की माँ रहती है। आज वो वीडियो कॉल कर चंग को पढ़ाई का लेक्चर दे रही होती है, जबकि हम नोटिस करते हैं कि चंग तो उनकी बात सुन भी नहीं रहा था, बल्कि उसने लैपटॉप के सामने एक फोटो रखी हुई है ताकि उसकी माँ को लगे कि वो उससे बात कर रही है। असल में वो अपने डॉग वाइट का चेकअप कराने आया था, जो कि अब बूढ़ा हो चुका है और उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। फिर घर आते वक्त हम चंग के दादाजी को देखते हैं, जो उससे कहते हैं, अगर तुम्हारी माँ को पता चला कि तुम स्कूल छोड़कर यहाँ लगे हुए हो तो दिक्कत हो जाएगी। जिस पर चंग हंसता है कि कोई बात नहीं ग्रैंडपा, मैं सब संभाल लूंगा, माँ को कुछ नहीं पता चलेगा। खैर अब ये दोनों घर पहुंचते हैं, जहाँ हमें चंग की बूढ़ी दादी भी दिखती है और हम ये नोटिस करते हैं कि उनकी याददाश्त कमजोर हो गई थी। फिर अगले दिन शाओ शाओ अपनी फ्रेंड्स को बताती है कि मैं चंग में इंटरेस्टेड हूँ, इसलिए अब वो मेरा टारगेट है। इधर हम देखते हैं कि यूजू ने तीरंदाजी में अच्छे स्कोर किए थे, जिस वजह से वो काफी शो ऑफ कर रहा था कि कोई मुझे टक्कर नहीं दे सकता। लेकिन जैसे ही चंग का एक तीर बिल्कुल सेंटर में मारा तो पूरी क्लास शॉक्ड रह गई। और इतना ही नहीं, वो एक के बाद एक काफी तीर सेंटर में मारता है और फिर यूजू से कहता है कि मेरे स्कोर ये काफी है, इसलिए अब मैं जा रहा हूँ। अब यूजू मुंह बनाता है कि देखो लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए कितना शो ऑफ करता है, लेकिन शाओ शाओ इससे काफी इम्प्रेस हो गई थी, इसलिए वो अपनी फ्रेंड से कहती है, जिस पर पुडिंग उसे सलाह देती है कि तुम बबल कॉफी देकर बात शुरू करो।
इसलिए अब शाओ शाओ बबल कॉफी लेकर तैयार होती है। लेकिन जब वो देखती है कि बाकी लड़कियां वे यही कर रही है और चंग उनसे मना कर रहा है, ये कहकर कि मुझे मीठा पसंद नहीं, तो वो भी अब निराश होकर वापस आ जाती है। फिर वो अपने फ्रेंड्स को बताती है कि मुझे चंग से दोस्ती का दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। इसके बाद इसी रात को डिनर में शाओ शाओ नोटिस करती है कि उसके पिता माँ की दी गई हर चीज खा रहे हैं। इसलिए जब वो भी एक चीज उनके बाउल में डाल देती है तो उसके पिता मना कर देते हैं कि ये मुझे पसंद नहीं। ये देखकर शाओ शाओ हैरान होती है कि फिर माँ को आपकी पसंद कैसे पता। तो उसका बड़ा भाई कहता है, जब दो लोग साथ रहते हैं, सब शेयर करते हैं, तो एक दूसरे का सब पता चल जाता है और यही असली प्यार है। अब शाओ शाओ ये सब ध्यान से सुनती है। अगले दिन अपने फ्रेंड्स को बताती है कि मुझे सोल्यूशन मिल गया है, मैं अब चंग के करीब रहूंगी और उसकी अगली वाली डेस्क पर बैठूंगी। लेकिन तभी पोरिमा वहाँ आती है, जो यूजू को सिंगिंग प्रैक्टिस के लिए बुला ले जाती है। इस बीच पोरिमा के पीछे लड़कों की लाइन लगी रहती है, जिसे देखकर यूजू उन्हें डांट कर भगाता है और उसकी ये हरकत पोरिमा को पसंद आती है। खैर अब शाओ शाओ डेस्क बदलने की कोशिश करती है और चंग से ठीक आगे वाली सीट पर बैठे लड़के को वहाँ से हटने को कहती है। लेकिन वहाँ बैठा स्टूडेंट उसकी बात नहीं मानता, जिसके बाद वो कहती है कि ये पोरिमा का इस्तेमाल की हुई चॉपस्टिक है, क्या तुम्हें नहीं चाहिए? तो ये सुनकर वो स्टूडेंट फौरन वो सीट बदल देता है और इस तरह शाओ शाओ चंग के आगे वाले सीट पर बैठ जाती है। फिर वो चंग के आते ही उससे कहती है कि मेरा नाम शाओ शाओ है, कुछ जरूरत हो तो बोलना। तो चंग कहता है ठीक है, लेकिन पहले अपना चेहरा आगे कर लो। इसी बीच शाओ शाओ छुपकर चंग के साथ फोटो क्लिक करने लगती है, जिसे चंग नोटिस कर लेता है और अपना सर नीचे कर लेता है। फिर टीचर चंग से सवाल पूछते हैं, ये सोचकर कि उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं है क्योंकि उसका सर नीचे जो था। लेकिन चंग लेटे लेटे सही जवाब दे देता है, जिसे देखकर सब शॉक्ड रह जाते हैं। लेकिन एक तरफ जहाँ शाओ शाओ इम्प्रेस होती है, वहीं यूजू जलन से तड़प रहा होता है। अब अगले दिन शाओ शाओ चंग को लंच के लिए बुलाती है, लेकिन वो उसे मना कर देता है, ये कहकर कि ये मेरा सैंडविच है। फिर ये सुनते ही शाओ शाओ वो सैंडविच छीनकर खा लेती है कि रोज यही खाते हो, आज कुछ नया ट्राई करो। लेकिन असल में उसका टेस्ट इतना बुरा होता है कि वो मुंह से निकाल देती है कि ये क्या था। तभी चंग कहता है कि मैं सिर्फ हेल्दी फूड खाता हूँ, जो तुम्हें डाइजेस्ट नहीं होगा। इस बीच जो दोस्त ये सब देख रहे होते हैं, वो बोले कि क्या शाओ शाओ ने चंग को इनडायरेक्ट किस कर दिया? तो यूजू चिल्लाया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आखिर हम भी तो रोज साथ में लंच करते हैं, तो क्या हम रोज किस करते हैं? उसका ये शब्द सुनते ही दोनों जल्दी से अपना लंच बॉक्स उठा लेती हैं और पुडिंग तो अपने लिप्स तक साफ करने लगती है। फिर अगले सीन में शाओ शाओ को पता चलता है कि चंग रोज शाम को डॉग घुमाने जाता है, इसलिए वो छुपकर उसे फॉलो करती है। यहाँ हम देख पाते हैं कि चंग एक बेंच पर बैठा हुआ शाओ शाओ की बचपन की फोटो देख रहा था और उसे मिस कर रहा होता है। फिर तभी अचानक शाओ शाओ आकर पूछती है कि तुम ये क्या देख रहे हो? तो चंग शॉक्ड होकर कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिस पर वो कहती है, मैं तो यहाँ रोज अकेले वॉक करने आती हूँ। और इसी बीच वो उस डॉग को देखकर उससे बात करने लगती है। अब चंग ये देखकर हैरान हो जाता है कि वाइट पहली बार किसी अजनबी के साथ फ्रेंडली हुआ है। तभी शाओ शाओ कहती है, अच्छा इसका नाम वाइट है, मुझे लगता है मैंने भी बचपन में किसी डॉग का नाम वाइट रखा था। फिर हम देखते हैं कि अचानक उस डॉग को कोई शोर सुनाई देता है, जिसे सुनकर वो भागने लगता है। ये देखकर अब ये दोनों भी उसके पीछे दौड़ते हैं और इसी बीच जब वो डॉग कार से टकराने वाला था, तभी शाओ शाओ आकर उसे बचा लेती है। लेकिन इस चक्कर में उसके पैर में चोट लग जाती है। ये देखकर अब जंग फौरन एम्बुलेंस को कॉल करता है और तभी जिसे देखकर वो शॉक्ड रहता है और सोचता है कि क्या ये वही लड़की है जिसने मुझे बचपन में पुलिस से बचाया था। अब शाओ शाओ उसे कहती है कि मैं ठीक हूँ, किसी को कॉल मत करो। इस तरह वो खुद हॉस्पिटल जाने की बात करती है और खुद से चलने भी लगती है। इस बीच चंग उसकी चाल देखता है तो वो समझता है कि ये वही लड़की है, आखिर मैं उसे पहचान क्यों नहीं पाया। तो अब वो शाओ शाओ के पास आता है और उसे अपनी पीठ पर उठाकर ले जाता है। ये देखकर अब शाओ शाओ शॉक्ड रह जाती है कि आखिर चंग ये क्या कर रहा है। तो चंग कहता है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगा। अब शाओ शाओ को अच्छा तो लगता है, लेकिन वो सोचती है आखिर चंग अचानक इतना अच्छा बर्ताव क्यों कर रहा है? क्या मेरी चोट की वजह से, या वो भी मुझे पसंद करने लगा है? खैर अब चंग उसके माथे की चोट के बारे में पूछता है कि ये चोट तुम्हारे कैसे लगी? तो शाओ शाओ बताती है, जब मैं छोटी थी तो बचपन में बहुत लड़ाइयाँ हुआ करती थी, तो ऐसे ही एक लड़ाई में ये चोट लगी, लेकिन मुझे ठीक से याद नहीं कब।
तो अब चंग ये सुनकर कंफर्म हो जाता है कि शाओ शाओ वही है, मेरी बचपन की दोस्त। अब चंग याद करता है कि शाओ शाओ ने कहा था मुझे हमेशा हंसना चाहिए और स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। उसे मेरी स्माइल पसंद थी और डॉग को पास रखने की सलाह भी उसी ने दी थी। अब सीन बदलता है जहाँ चंग अपने दादाजी से बात कर रहा होता है। वो कहता है एक लड़की है जो मेरे लिए खास है, लेकिन अब वो मुझे भूल गई है। तो दादाजी हंसते हुए कहते हैं तो क्या हुआ, तुम्हारी दादी भी तो मुझे भूल जाती है, पर इससे क्या हमारा प्यार कम हो गया। ये सुनकर चंग अब खुश हो जाता है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि चंग की दादी को भूलने की बीमारी थी, जिसमें वो अक्सर लोगों को या कुछ चीजों को भूल जाया करती थी। इसलिए आज उन्हें ये याद होता है कि उनकी शादी होने वाली है। इसलिए वो चंग से दादा को तैयार होने को कहती हैं और इस तरह वो दोनों तैयार होकर चंग के पास आते हैं। अब यहाँ पर दादाजी ने पहले से ही चंग को तैयार कर रखा था, जो उनकी शादी करवाने वाला था। तो उसे देखकर दादी कहती है कि देखो ये लड़का कितना हैंडसम है। तो दादाजी मुस्कुराते हुए कहते हैं हाँ, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं, इसलिए तुम सिर्फ मुझे देखो, उसे नहीं। जिस पर दादी कहती है तुम तो मेरे हीरो हो। और इस तरह दोनों शादी कर लेते हैं और डांस करने लगते हैं, जबकि चंग उन्हें देखकर मुस्कुराता रहता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम यूजू को देखते हैं, जो म्यूजिक फेस्टिवल की तैयारी कर रहा होता है। असल में वो गाने के लिरिक्स बदलना चाहता था, लेकिन पोरिमा उसके लिए मना कर देती है, क्योंकि जानती है कि यूजू शाओ शाओ के लिए गाने की लाइन बदल रहा है। फिर एक एक करके सभी जाने लगते हैं और पोरिमा उससे कहती है कि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, इसलिए थोड़ी देर यहीं रुक जाओ। उधर चंग शाओ शाओ से आगे चल रहा होता है, जबकि शाओ शाओ पीछे पुडिंग के साथ होती है। अब चंग सोचता है कि शाओ शाओ को कैसे याद दिलाऊं कि मैं उसका बचपन का दोस्त हूँ। तो तभी उसे बुली स्टूडेंट्स दिखते हैं और फौरन उसे एक आइडिया आता है। वो पहले सामने खड़े लड़के को भड़काता है कि सुधर जाओ, नहीं तो फेल हो जाओगे, क्यों अपने माता पिता का नाम खराब करने पर तुले हो। तो वो लड़के गुस्से में बोलते हैं कि तू कौन होता है हमें सिखाने वाला। जिस पर चंग कहता है कि यहाँ नहीं, अगर मुझसे लड़ना है तो मेरे पीछे पीछे आओ। दूसरी ओर पोरिमा यूजू से अपनी फीलिंग जाहिर करती है, लेकिन यूजू उसे मना कर देता है और कहता है मेरे लिए शाओ शाओ ही खास है। अब पोरिमा उससे पूछती है क्या तुम शाओ शाओ को पसंद करते हो। तो यूजू कहता है हाँ, वो मेरा मैच है। एक तो हम दोनों एक साथ बड़े हुए हैं, दूसरा हम दोनों को एक दूसरे का सब पता है, इसलिए मैं ही उसे सबसे अच्छे से समझता हूँ और मैं ही उसे खुश भी रख सकता हूँ। तभी पोरिमा उसे एक फोटो दिखाती है और कहती है कि तुम्हारे लिए वो खास है, लेकिन वो किसी और के साथ बिजी है। असल में ये वही फोटो होता है जब चंग शाओ शाओ को अपनी पीठ पर बिठाकर हॉस्पिटल लेकर जा रहा होता है। खैर अब वो फोटो देखकर यूजू पहले तो शॉक्ड होता है, फिर जलन से भर जाता है। उधर चंग लड़कों से कहता है कि थोड़ा सब्र करो, फिर चाहे तो जी भर कर मारना। इस तरह वो शाओ शाओ के आने का इंतजार करता है और उसके आते ही लड़कों से पिटने लगता है। अब यहाँ उसे उम्मीद थी कि शाओ शाओ को सब याद आ जाएगा और वो वैसे ही उसकी मदद करेगी जैसे बचपन में की थी, लेकिन इस बार तो उल्टा ही होता है। पुडिंग उसे आइसक्रीम खिलाने ले जाती है और इसलिए शाओ शाओ कुछ देख ही नहीं पाती और वो लड़के चंग को और पीटने लगते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि जैसे ही चंग को पता चलता है कि अब वहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं, तो वो पल भर में डिफेंस मोड से एक्शन मोड में आ जाता है और एक एक करके वहाँ मौजूद सभी लोगों के होश ठिकाने लगा देता है। यानी अब वो बचपन की तरह कमजोर नहीं, बल्कि बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है। इस बीच उनमें से एक लड़का मदद के लिए यूजू को कॉल करता है और ये सुनते ही यूजू फौरन वहाँ आता है। फिर आने के बाद चंग और यूजू की लड़ाई होती है, लेकिन उस लड़ाई में एक्चुअल क्या होता है वो हमें दिखाया नहीं जाता। इसके बाद अगले दिन शाओ शाओ स्कूल आती है, वो भी चंग की वजह से, ताकि उसे देख सके। लेकिन तभी सामने से यूजू आता है, जिससे खराब हालत में देखकर वो उसे पूछती है तुम्हारी किससे लड़ाई हो गई, ये चेहरा क्यों सूजा हुआ है। तो यूजू कहता है कुछ नहीं, दोस्तों के साथ खेल रहा था तो चोट लग गई। तभी शाओ शाओ जाने लगती है तो उसे लंगड़ाता हुआ देखकर यूजू कहता है कि मेरी पीठ पर चढ़ जाओ, मैं तुम्हें ऊपर तक छोड़ दूंगा। तो इस पर वो मना कर देती है और खुद चल पड़ती है। पर अब यूजू से ऐसे देखता है तो उस पर चिल्लाता है कि तुम मेरी मदद नहीं लेती, लेकिन उस चंग से तो उसकी मदद ले ली थी। ये सुनकर शाओ शाओ हैरान होती है कि आखिर इसे ये कैसे पता। वो कहती है कि वो मुझे हॉस्पिटल ले गया था, इसलिए उसने मुझे सपोर्ट दिया, और हाँ, तुमने आज तो चिल्लाकर बोल दिया है, आगे से दोबारा मुझ पर चिल्लाना मत। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। ये सुनकर अब यूजू उदास खड़ा रह जाता है, लेकिन उसे नहीं बताता कि वो असल में चंग के साथ उसे देखकर जेलस फील कर रहा था। अब सीन क्लास में शिफ्ट होता है, जहाँ आज चंग नहीं आया था, इसलिए टीचर कहते हैं
कि आज का टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्या कोई चंग को पेपर दे आएगा। तो ये सुनकर शाव शाव चिल्लाती है, सर मैं चली जाऊंगी, मैं उसकी दोस्त हूँ। और इस तरह शाव शाव वो पेपर देने चंग के घर पहुंच जाती है। अब चंग बाहर आता है तो उसके चेहरे पर भी चोट के निशान होते हैं, जिसे देखकर शाव शाव शॉक्ड हो जाती है और उसे पूछती है कि आखिर तुम्हारे साथ ये किसने किया। तो चंग इस पर गिरने का बहाना लगाता है और उसे अंदर अपने घर ले जाता है। इसलिए बाद में वो उसे अपनी दादी से मिलवाता है, लेकिन दादी बीमार होती है, इसलिए वो एक अजनबी यानी शाव शाव को देखकर डर जाती है और रोते हुए कहने लगती है कि मेरे हस्बैंड को बुलाओ। अब चंग उनसे बताता है कि दादाजी दवा लेने गए हैं, इसलिए जल्दी नहीं आ पाएंगे। इस तरह अब चंग परेशान होने लगता है, लेकिन तभी शाव शाव उससे कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है। इस तरह वो अपने चेहरे पर टैबलेट को लगा लेती है, जहां दादाजी उसे वीडियो कॉल करते हैं और इस तरह दादी शाव शाव को हस्बैंड समझकर उनके साथ डांस करने लगती है और खुश हो जाती है। साथ ही चंग भी अब म्यूजिक प्ले करता है, जिसके बाद दोनों मिलकर दादी को शांत कर आखिर में सुला देते हैं। इसके बाद ये दोनों बाहर बैठकर बातें करते हैं, जिसके बाद शाव शाव वहां से चली जाती है। फिर रात में दादाजी चंग से पूछते हैं कि क्या ये वही लड़की थी जो तुम्हें भूल गई है। तो चंग कहता है, हाँ दादाजी ये वही है। तो अब दादाजी इसे सलाह देते हैं कि अगर वो तुम्हें याद नहीं तो ठीक है, ज्यादा मत सोचो और अपनी नई यादें बनाओ उसके साथ, ताकि वो तुम्हें आगे से भूल ना पाए। तो इस तरह चंग उनकी बातें समझ जाता है और अगले दिन यही ट्राई करने का सोचता है। फिर हम देखते हैं कि अगले दिन से चंग शाव शाव के साथ ज्यादा टाइम बिताने लगा था। वो उसे उसका फेवरेट सैंडविच और बबल कॉफी लाकर देता है। यहाँ तक कि दोनों क्लास में खेलते हैं, जहाँ शाव शाव उसको डराती है और चंग उससे डरता है। इस तरह अब दोनों की दोस्ती गहरी हो जाती है और दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। फिर क्या था, दोनों रात भर चैटिंग करते हैं और साथ ही एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करने लगते हैं। इसके बाद चंग भी उसे स्टडी में मदद करता है और रोज मैथ के सवाल सॉल्व करवाता है, ताकि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। हालांकि इस बीच हम देखते हैं कि यूजू को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता, बल्कि वो तो उल्टा जलन से तड़प रहा होता है। लेकिन आज वो उसके पास किसी काम से आया था, इसलिए वो शाव शाव से कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, जिसके बाद शाव शाव उसके साथ चली जाती है। फिर अगले सीन में हम म्यूजिक फेस्टिवल की होस्ट को देखते हैं, जिसका ब्रेकअप हो गया है, इसलिए वो रो रही होती है कि तभी यूजू शाव शाव से म्यूजिक फेस्टिवल का होस्ट बनने को कहता है। अब शाव शाव पहले तो इसके लिए मना करती है, लेकिन फिर मान जाती है। इसके बाद वो बाहर आकर चंग को बताती है कि शो देखने जरूर आना, मैं उसका होस्टिंग करने वाली हूँ। जिस पर चंग कहता है कि मैं लेट हो जाऊंगा क्योंकि मुझे वाइट को इंजेक्शन के लिए ले जाना है, लेकिन मैं आऊंगा जरूर। फिर सीन म्यूजिक फेस्टिवल डे पर आता है, जहाँ काफी लोग जमा होते हैं और एक एक कर सभी परफॉर्मेंस शुरू हो चुकी होती है। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि पोरिमा उदास होती है क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स को किसी से शेयर नहीं कर पाती और इसलिए आज क्लियर करने का सोचती है। इसके लिए वो अपनी शर्ट का दूसरा बटन तोड़ती है और सीधे यूजू के पास जाने लगती है। अब जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि ये जापान, चीन और ताइवान का ट्रेडिशन है, जहां प्यार का इजहार करने के लिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपना दूसरा बटन ला कर देता है। तो इस तरह आज पोरिमा यूजू को अपना बटन देना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो यूजू के पास पहुंचती है तो वो कहता है कि मेरे लिए शाव शाव बहुत ही खास है, लेकिन अगर वो मुझसे प्यार नहीं करती तो मैं भी सिर्फ उसी से प्यार करूंगा, क्योंकि वो मेरा बचपन का प्यार है। अब ये सुनकर पोरिमा का दिल टूट जाता है और वो उसे बटन नहीं दे पाती। तो दोस्तों, ये थी इस कोरियन ड्रामा सीरीज के आधे एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन। अगले वीडियो में हम इसके आगे के पार्ट्स को कवर करेंगे और पूरी एक्सप्लेनेशन को आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।